परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वो साल था 1985। 70 साल की शाह बानो ने कोर्ट में केस किया कि वो और उसके पति अहमद खान लीगली मैरिड है, मगर अब सेपरेट हो चुके हैं और अहमद खान ने मेंटल्स के जो पैसे भेजते थे वो उन्होंने भेजना बंद कर दिया है। केस फाइल होने के बाद अहमद खान ने शाह बानो को तलाक दे दिया और कहा कि अब उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ इद्दत पीरियड तक उन्हें शाह बानो को मेंटेनेंस देना होगा। कोर्ट ने CRPC सेक्शन 125 का केस बनाया, जो मेंटेनेंस लॉ है, जिसके अंदर अगर पति पत्नी अलग हो गए हैं और पत्नी दूसरी शादी नहीं करती है, पैसा कमाने योग्य नहीं है, खुद का और अपने परिवार को मेंटेन नहीं कर पाती है और पति पैसा कमाता है, तो पति पत्नी को मेंटेनेंस के लिए पैसा देगा। ये लॉ है। तो कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि मंथली एलिमनी आपको शाह बानो को देनी पड़ेगी। ये जो जजमेंट था बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस था मुस्लिम पर्सनल लॉ में। पर राजीव गांधी जो समय नए प्रधानमंत्री बने थे, कंजर्वेटिव मुस्लिम लीडर और ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेशर में आकर के कोर्ट के डिसीजन को पलटने के लिए एक नया लॉ बनाया गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट, जिसमें मुस्लिम हस्बैंड सिर्फ 3 महीने तक का मेंटेनेंस देता। उसके बाद मेंटेनेंस का जिम्मा वाइफ की फैमिली या फिर वक्फ बोर्ड पर पड़ता। एटलीस्ट उस समय तो लॉ को ऐसा ही पढ़ा गया। लेकिन दानियल लातिफी जो शाह बानो के लॉयर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया राजीव गांधी के इस एक्ट के खिलाफ, जिसका जजमेंट 2001 में दिया गया। और विनिंग आर्गुमेंट था कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट में मेंशन ये था कि अब ये कहना मुश्किल है कि ये चालाकी थी या नासमझी। देयर वाज नो मेंशन ऑफ टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ इद्दत पीरियड फॉर रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस। और लातिफी साहब ने कहा कि फेयर एंड रीजनेबल मेंटेनेंस का मतलब डाइवोर्स के बाद महिला को पूरी जिंदगी तलाकशुदा रहते हुए निकालना चाहिए, और अगर वो पूरी जिंदगी का खर्च एक साथ नहीं दे सकते तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो। और यही तो CRPC सेक्शन 125 में लिखा था। अब ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे जाने के लिए उससे पहले जानते हैं कि UCC है क्या। UCC का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहाँ कोड का मतलब होता है संहिता या फिर कानून, कोड ऑफ कंडक्ट, किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने का कानून। सभी अधिकारियों का अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे आचार संहिता, चुनाव कराने का कानून, समान दंड संहिता, सजा देने का कानून, असॉल्ट, मर्डर, किडनैपिंग, चोरी, ये कुछ क्रिमिनल मामलों के एग्जाम्पल है। भारत में क्रिमिनल लॉ के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के व्यक्ति को एक जैसी सजा मिलती है, अलग अलग नहीं। अब बात आती है पर्सनल लॉ की, तो भारत में ज़्यादातर सिविल मामलों में भी एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। लेकिन जब बात आती है फैमिली लॉ की, यानी कि शादी, तलाक, वसीयत की, तो कानून धर्म के आधार पर बदलते रहते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और रीति रिवाजों से लिया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदुओं के बीच विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है, जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 उत्तराधिकार संबंधी है, जिसमें हिंदू महिलाओं को पुरुषों की तरह माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। यहाँ हिंदुओं में बौद्ध, जैन और सिखों को भी शामिल किया गया है। बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ की, तो भारत का मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो करता है, जो शरिया पे आधारित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक और विरासत के मामलों को नियंत्रित करता है। ईसाइयों, पारसी और यहूदियों के लिए 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। ईसाई महिलाओं को बच्चों या अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति में पूर्व निर्धारित हिस्सा मिलता है। पारसी विधवाओं को बच्चों के समान हिस्सा मिलता है। यदि मृतक के माँ बाप जिंदा है तो बच्चों का आधा हिस्सा मृतक के माँ बाप को दिया जाता है। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है ना, ये इस फैमिली लॉ के बारे में है, जो अलग अलग धर्मों के साथ नियम और कानून बदलते जाते हैं। अब इस पर्सनल फैमिली लॉ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। हिंदुओं में किसी भी तरह के केस का आंसर शास्त्र में थे, जिसे ब्राह्मण इंटरप्रेशन करते थे और राजा एग्जीक्यूट कराते थे। मुस्लिम के थे शरिया लॉ, जिसका इंटरप्रेशन काजी करते थे और नवाब लागू करवाते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो भारत को लूटने का काम पूरी शिद्दत से करने लगे और धीरे धीरे ट्रेडर से रूलर बनते गए। एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1872 जुडिशल पैनल निकाला कि सिस्टम कैसा होगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने अधिकार क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। वैसे ये करना मजबूरी भी था, क्योंकि करना तो अंग्रेजों को धंधा ही था, टैक्स की वसूली थी, जो बिना कानून के करना मुश्किल था। पर जब बात आई पर्सनल लॉ की, तो लॉर्ड कॉर्निस के समय काजी और ब्राह्मण को ही शास्त्र और शरिया लॉ का इंटरप्रिटेशन करने के लिए बुलाया गया, और ऐसे बने मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ, जिसमें समय से कुछ बदलाव किए गए। मुस्लिमों के बने मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियत एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, हिंदुओं के बने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1929।
इसी के साथ अंग्रेजों ने लॉ कमीशन भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। जैसे 1859 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC, 1860 इंडियन पेनल कोड IPC, 1861 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, 1872 इंडियन प्रोविडेंस एक्ट, 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1873 इंडियन ओथ्स एक्ट, 1873 स्पेशल मैरिज एक्ट। आसान भाषा में समझाओ तो इतना सब कुछ हो चुका था आज़ादी के पहले तक। ड्राफ्ट कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज़ादी के समय लागू करना चाहती थी, लेकिन पोस्ट पार्टीशन के कारण पहले से ज़्यादा मसले थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती थी। ऐसा नेहरू जी का मानना था। नेहरू जी चाहते थे कि एक हिंदू कोड बिल को यूनिफॉर्म सिविल कोड के पहले लागू किया जाए, लेकिन अम्बेडकर जी चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके उसे ऑप्शनल कर देना चाहिए। 1952 में मेजॉरिटी ऑफ वोट के साथ चुनाव जीतने के बाद नेहरू जी ने 4 बिल पास किए। 1955 हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू ना करते हुए भविष्य को देखते हुए कहा गया कि जब भारत सरकार के पास संसाधन हो तो भविष्य में भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। पर हमारा देश जहाँ 110 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुसलमान, 4 करोड़ क्रिश्चियन और 3 करोड़ सिख रहते हैं, वहाँ यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लागू करना इतना आसान होगा? जहाँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जो हमारा मूल अधिकार है, वहीं अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। तो क्या ये हमारा मूल अधिकार का हनन नहीं होगा? और इसी मुद्दे को पकड़ करके कई राजनीतिक पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने ही वाला तो किस किस एरिया में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। पहले सेक्शन 494 IPC, जिसमें लिविंग सपोज के होते हुए सेकंड मैरिज करना इलीगल है, क्राइम है, एक्सेप्ट मुस्लिम्स, वो 4 शादी कर सकते हैं। दूसरा, हिंदू लॉ में इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक वैलिड ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स के लिए। तीसरा, हिंदू वुमेन को प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है, पर मुस्लिम वुमेन मेल के मुकाबले आधे से कम शेयर ही इनहेरिट कर सकती है। चौथा, हिंदू वुमेन की तरह मुस्लिम वुमेन लंबे समय तक मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। इंडियन लॉ में शादी की उम्र 18 साल और 21 साल तय की गई है। उससे कम उम्र में कोई शादी करता है तो वो चाइल्ड मैरिज कराता है, जो क्राइम है, लेकिन कुछ धर्म में ये क्राइम नहीं है। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ उन नियमों को हटाने के लिए बनाया जा रहा है, उन कानूनों को हटाने के लिए बनाया जा रहा है जिसे बिना किसी रॉकेट साइंस के लगाए बताया जा सकता है कि ये सही है या गलत है। अब कई ऐसे सवाल है जो उठ रहे हैं, जैसे कि उत्तर भारत में हिंदुओं में रिश्तेदारों की शादी नहीं होती, लेकिन दक्षिण भारत में रिश्तेदारों की शादी होती है, उसका क्या होगा? क्या हब बोर्ड भी खत्म हो जाएगा? हिंदू नियम के अनुसार एक परिवार मिलकर के एक हब बना सकता है, और आयकर नियम के अनुसार हब को एक अलग यूनिट समझा जाता है जिसमें बेटियां भी शामिल होती है, और इसे टैक्स में छूट मिलता है। भारत के अलग अलग इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति का क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संताल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे आदिवासी कानून भी प्रभावित हो गए क्या? ये दोनों कानून आदिवासियों की जमीन को सुरक्षा देते हैं। यही कारण है कि झारखंड के 30 से ज़्यादा आदिवासी संगठनों ने यूसीसी के विचार को वापस लेने की मांग की है। मेघालय के आदिवासी परिषद ने इसका कड़ा विरोध किया है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है, जिसे गोवा फैमिली लॉ भी कहते हैं। गोवा का 1867 समान नागरिक कानून जो वहां के सभी समुदायों पर लागू होता है, लेकिन कैथलिक, ईसाई और कुछ समुदायों के लिए नियम अलग है। तो क्या कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद कुछ धर्म को ऐसे ही फायदा पहुंचाया जाएगा भारत में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से पहले सरकार को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उसका प्रचार कैसे किया जा रहा है, अपोजिशन उसका प्रचार कैसे कर रही है, वरना मणिपुर में जो हो रहा है उसके गवाह हम सब है। चलिए इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं, अगली वीडियो मिलेगी जल्दी।